Welcome to this Thursday edition of Market Mantra, the program in which we give you a complete update on the economic, business and stock market news of the day. Before we begin, we wish our listeners a very happy Diwali. I am Kamal Saxena and with me is my co-anchor in Hindi, Sonu Sood. धन्यवाद कमल। नमस्कार श्रोताओं, मार्केट मंत्र में आपका स्वागत है। रोज की तरह आज भी हम देश और दुनिया से आर्थिक, व्यापारिक और शेयर बाजार के ताजा समाचार आप तक लाएंगे और उन पर चर्चा करेंगे। चर्चा के लिए आज स्टूडियो में आमंत्रित हैं वरिष्ठ आर्थिक विश्लेषक शरद कोहली। शरद जी नमस्कार। सबसे पहले आपको दिवाली की शुभकामनाएं हमारे श्रोताओं को भी, और आपका स्वागत स्टूडियो में। नमस्कार सोनू, नमस्कार कमल और सभी श्रोताओं को दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। आपके लिए दीपावली मंगलमय हो, कल्याणमय हो, आनंदमय हो, खूब सारी लक्ष्मी जी आए मार्केट मंत्रा सुन सुन के। और अब शुरुआत में हेडलाइंस जिन्हें आप तक ला रहे हैं कमल सक्सेना। At the stock market, Sensex climbs 368 points soon after the opening of Muhurat session of the new Samvat. Nifty advances 107 points. Global stock markets hold firm despite US Fed's decision to begin trimming its bond buying program this month. Excise duty cuts on diesel and petrol to cost the government 45,000 crore rupees this fiscal, says brokerage firm Nomura. शेयर बाजारों में नए संवत में मुहूर्त सत्र खुलने के कुछ ही पलों बाद सेंसेक्स 368 अंकों की तेजी में रहा। निफ्टी 107 अंक बढ़ गया। अमेरिकी फेडरल रिजर्व द्वारा इस महीने से बॉन्ड खरीदने की अपनी योजना में कटौती शुरू करने के फैसले के बावजूद वैश्विक शेयर बाजारों में मजबूती का रुख आया और डीजल और पेट्रोल पर उत्पाद शुल्क में की गई कटौती से मौजूदा वित्त वर्ष में सरकार के राजस्व में 45,000 करोड़ रुपए की कमी होगी, कहा ब्रोकरेज कंपनी नोम्यूरा ने। At the stock markets, after opening higher on the Diwali day during the Muhurat trading of the new Samvat, the Sensex at the Bombay Stock Exchange climbed 368 points or 0.6% to trade at 60,140. The Nifty at the National Stock Exchange advanced 107 points or 0.6% to 17,936 during the special intraday session. In the broader market on the BSE, the mid-cap index added 0.9% and the small-cap index moved up 1.1%. All the sectors on the BSE were trading higher with power, consumer discretionary, FMCG and utilities leading the gains. क्या कहेंगे आप शरद जी, जो पिछला संवत था वो 12 वर्षों का सबसे ज्यादा लाभदायक संवत रहा। निफ्टी और सेंसेक्स में लगभग 40% का उछाल एंड स्मॉल कैप मिड कैप में भी लगभग 80% का उछाल। क्या लगता है आपको, जब लॉकडाउन था, कोविड था, ऐसे समय पर भी इतना अच्छा परफॉर्मेंस रहा, क्या आशाएं हैं आपको आने वाले संवत से, खासकर आज का कारोबार देखते हुए? देखिए, संवत अच्छा रहा, इसमें कोई दो राय नहीं है। बहुत ही अच्छा रहा, बल्कि पिछले अगर हम 1.5 साल लें तो उस 1.5 साल से भी ज्यादा में मार्केट जिस तरह के, जब कोरोना आया था और नीचे गिरा था, उसके बाद बिल्कुल जिसको अंग्रेजी में अनप्रेसिडेंटेड कहते हैं, वो हमने उछाल देखा। अगर हम इसके मुख्य कारण, आज दिवाली का दिन है और दिवाली के दिन हम बैठ के अपना हिसाब किताब, अपना असेसमेंट करते हैं, कितना खोया, कितना पाया, प्रॉफिट बुक किया। बहुत सारे लोग इसको शगुन की तरह भी करते हैं। बिल्कुल आपने सवाल उसी के अनुरूप पूछा है। तो उसमें हमने देखा कि जो विदेशी निवेशक थे उन्होंने भारत की मार्केट्स पर बहुत कॉन्फिडेंस दिखाया और पिछले 1.5 साल में, हम पिछले 10, 15, 20 दिन की बात नहीं करते जिसमें उन्होंने पैसा निकाला है, जिसकी वजह से मार्केट आपको अगर निफ्टी देखें तो करीब 500-700 पॉइंट नीचे आया है, पर विदेशी निवेशकों ने खुल के पैसा लगाया और लोगों ने, क्योंकि हमने एक ट्रेंड देखा, वो ये कि लोगों की जो आमदनी थी, क्योंकि कोरोना के दौरान वो इफेक्ट हुई, सरकार की भी इफेक्ट हुई, लोगों की भी इफेक्ट हुई,
नौकरियां कुछ लोगों की चली गई, कुछ लोगों की तनख्वाह कटी, कुछ लोगों के छोटे बिजनेसेस थे वो नहीं चले, तो लोगों ने रुझान शेयर मार्केट की तरफ करा। और आपको हैरानी होगी सुन के कि पिछले 3 महीने में, मैं अभी 1.5 साल का लेखा जोखा खोलूं तो वो लंबा हो जाएगा, शायद वो तो 1.25 करोड़ के आसपास पहुंच जाएगा। पिछले 3 महीनों में 75 लाख नए डीमैट अकाउंट्स खुले हैं। ये ब्रोकरेजेस की रिपोर्ट आई है, 75 लाख। इसका मतलब एक महीने में करीब करीब 25 लाख नए डीमैट अकाउंट खुले हैं। तो आप समझ सकते हैं कि इतने रिटेल इन्वेस्टर, जबकि भारतीय शेयर बाजारों के बारे में कहा जाता था कि यहां शेयर मार्केट से तो बहुत थोड़े से लोग जुड़े होते हैं, बहुत सबको समझ नहीं है, तो हमने 75 लाख जुड़े। और अगर हम पिछले 1.5 साल में देखें तो करीब करीब 1.25 करोड़ लोग इससे जुड़ चुके हैं। ये कारण रहा, रिटेल छोटा बूंद बूंद करके घड़ा बढ़ता है। छोड़ा, किसी ने 10,000, किसी ने 1 लाख, किसी ने 5 लाख, किसी ने 10 लाख। लोगों ने इसको, बल्कि आप मानेंगे नहीं, लोगों ने इसको एक बिजनेस बना लिया, एक प्रोफेशन बना लिया। जब उन्होंने देखा कि नौकरी नहीं चल रही या बिजनेस नहीं चल रहा, तो क्यों ना शेयर मार्केट में छलांग लगा दी जाए। ये बात और है कि बहुतों ने नहीं कमाया, बहुतों ने पैसा गंवाया भी, बहुतों का बराबर हिसाब है, कोई खास फायदा नहीं हुआ उनको आने से, पर अभी भी उनको बहुत पटे। और लोगों ने जो सेविंग्स थी अपनी, क्योंकि जो बैंक में पैसा रखते थे, बैंक में 4-5% रिटर्न आता था, उसका 6% आता था, तो लोगों को लगा कि म्यूचुअल फंड्स में पैसा लगाएं तो वहां 12, 15, 18, 21% रिटर्न आता है। तो उन्होंने हटा के पैसा अपना एफडी से, उन्होंने, अंग्रेजी में हम बोलते हैं, दे वांटेड देयर मनी टू वर्क, तो उन्होंने पैसे को म्यूचुअल फंड्स में लगाया, एसआईपीज में लगाया। उसकी वजह से डीआईआईस का भी जो पैसा था, जो घरेलू संस्थागत निवेशक जिनको हम कहते हैं, वो पैसा भी यहां चल के आया। तो इतना पैसा, और ऊपर से जो सरकारों ने लिक्विडिटी डाली अर्थव्यवस्थाओं में, चाहे भारत सरकार हो, हमने रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के जो गवर्नर साहब है, जिन्होंने अभी 2-3 हफ्ते प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, उन्होंने कहा कि लिक्विडिटी का 13 लाख करोड़ का भारतीय अर्थव्यवस्था में ओवरहैंग है। तो ये बताता है कि किस प्रकार लोन बांटे गए और अलग अलग तरीके से क्रेडिट की सहायता की गई। अमेरिका में तो डॉलर छापे गए, वहां तो बेहिसाब पैसा छापा गया है, 6-7 ट्रिलियन डॉलर इकोनॉमी में डाला गया है। इतना डाला गया है कि आज जब हम नवंबर में बैठे हैं तो फेड को यह फैसला लेना पड़ा कि $15 बिलियन अब हम हर महीने इस लिक्विडिटी को जरा हाथ खींचेंगे, बहुत हो गया पैसा डाल के। तो इतना पैसा आने से ये ऐसा हुआ है। पर अब आगे का जो नजरिया है वो बहुत जरूरी है लोगों को जानना कि क्या आगे भी ऐसा रहेगा। तो अब सतर्क होने का टाइम आ गया, क्योंकि ये पैसा ऐसा नहीं है, आपने जो अमेरिका में आज फैसला किया गया है, कल हुआ था बल्कि, हमारी तो आज हुई है, उसमें ये साफ इंडिकेशन आ रहे हैं कि अब सरकारें इस पैसे को उतना खुले दिल से नहीं छोड़ेंगी, धीरे धीरे इसमें कटौती की जाएगी, जिसको हम बोलते हैं लिक्विडिटी को सक करना। तो अगर लिक्विडिटी में थोड़ी सी तंगी आएगी तो आप देखेंगे कि मार्केट थोड़ा स्टेबलाइज होगा। बीच बीच में करेक्शन जो आपने हाल में अभी पीछे 4-5 दिन, हफ्ते में जो करेक्शन देखा है, तो जो नए इन्वेस्टर्स आए हैं उनके लिए हमारे बहुत सारे श्रोता, मुझे लगता है, नए सुनने वाले हैं। नए सुनने वाले तो नहीं है, पर नए मार्केट में नए आए हैं। शायद मार्केट में सुनने के बाद श्रोता बने हो या श्रोता बन के मार्केट में आए हैं। तो मुझे लगता है उनके लिए आप सतर्क होने का समय आ गया, क्योंकि यहां से मार्केट अंधाधुंध जैसे बढ़ा है, डबल से भी ज्यादा हुआ है, वो शायद वैसा ना रह पाए। बढ़ेगा तो सही, ऐसा नहीं है, क्योंकि इतने लोग जुड़ चुके हैं, ऐसा नहीं है कि बढ़ेगा नहीं, पर उस रफ्तार से शायद ना बढ़ पाए। तो सतर्क रह के इन्वेस्टमेंट और ट्रेडिंग दोनों करनी चाहिए। So what we have been witnessing in domestic markets is that for the last 2 or 3 weeks, market has been going down. There has been a correction which people have been waiting for a long time. After this tapering, do you think that market is likely to go down further in the coming weeks or months? Precisely, Kamal. That is precisely what I was talking about. That the time has come when the governments around the world want to curtail that accommodative stance, want to curtail the liquidity which they have thrown. So if the market rise was driven by liquidity, obviously when the liquidity gets sucked, the speed of rise will slow down. Market undertone will remain bullish because, as I said, lot of new investors have gotten connected to the market, which is unprecedented. We've never seen so many people getting included in the market or being part of the market now. But because of that, it will not be a major crash. But the speed of growth of the market may not be as you have been witnessing over the last 18 months. And plus, the economies are getting back to normal, although Corona now has again started showing up in parts of the world, Germany, Russia, China, and some other parts of Eastern Europe. So if that doesn't happen, the economies are on their way to recovery. So I think things will normalize so that unprecedented times may be over. If they are over,
the markets will also behave normally. They will not behave abnormally is what people need to keep in mind. शरद जी, आपने शुरू में जब दिवाली की शुभकामनाएं दी हमारे श्रोताओं को, तो आपने कहा कि ये वाला वर्ष भी कल्याणकारी हो आपके लिए, लाभदायक हो। तो उसके लिए आप जो ये कह रहे हैं कि बहुत सारे नए इन्वेस्टर्स आए हैं, जो कई फर्स्ट टाइम इन्वेस्टर्स हैं, ब्रॉडली आप कुछ रूल्स ऑफ इन्वेस्टिंग या कुछ नियम बताना चाहेंगे? ब्रॉड, आई मीन ऑफ कोर्स छोटे प्रोग्राम में बहुत देर में आप नहीं जा सकते। जी, बहुत विस्तृत टॉपिक है सोनू ये, और आपने बहुत अच्छा आज दिवाली के दिन ये सवाल उठाया है, क्योंकि जो इन्वेस्टर्स जुड़े हैं वो इसी मंशा से जुड़े हैं कि उनके घर लक्ष्मी आए, उनकी कमाई हो, उनकी समृद्धि में और बढ़ोतरी हो, उनकी वेल्थ बढ़े। तो यहां पर कुछ चीजें उनको ध्यान रखने चाहिए, पुराने हो चाहे नए हो, चाहे उनको कुछ समय हुआ हो। मेरे ख्याल सबसे पहला जो मैं रूल बोलना चाहूंगा, जो सबको दिमाग में रखना चाहिए, कि इन्वेस्टमेंट और ट्रेडिंग में फर्क रखना चाहिए। होता क्या है, मैंने बहुत सारे लोग ऐसे देखे जो कि इन्वेस्टर बन के आए और वो ट्रेडर बन गए। मतलब उनको लगा, उन्होंने मान ली 100 रुपए का कोई स्टॉक खरीदा और वो 125 रुपए का हुआ, तो उन्होंने उसको फटाफट बेच दिया। उसने कहा ये तो बड़ा अच्छा धंधा है, 25 रुपए अभी कमाए, अब इस 125 को फिर से लगा दे। अब वो पता लगा वो 125 के 110 रह गए, उसे कोई भी अभी 10 कमाए हुए, पता लगा वो 90 रह गए। तो इन्वेस्टमेंट और ट्रेडिंग के बीच में एक फर्क हमेशा रखना है। और अगर आप इन्वेस्टर हैं तो लंबी अवधि के लिए आइए, आप ये शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग ट्रेडर्स के भरोसे छोड़ दीजिए। मुझे लगता है कि ट्रेडर्स कम है, इन्वेस्टर्स ज्यादा होते हैं। तो ये दूसरा, अपने इन्वेस्टमेंट के गोल्स, अब आपने बिल्कुल ठीक कहा, इस कार्यक्रम में सारे रूल्स बताने, मैं सोचता हूं इसको सोनू ऐसा हम कर सकते हैं कि आने वाले कार्यक्रम में, हर कार्यक्रम में 1-2 रूल ऐसा बता दिया इन्वेस्टमेंट का, जिससे कि 8-10 सीरीज में सारे के सारे इन्वेस्टमेंट रूल्स मैं कवर कर सकूं। तो जी हाँ, आज के लिए आपको ये 2 बताते हैं, और इसी बहाने इंतजार भी रहेगा ना लोगों को कि अगला कार्यक्रम सुनेंगे तो देखेंगे और कौन से रूल्स आने वाले हैं। जी, और अब चर्चा को आगे बढ़ाने से पहले अंतर्राष्ट्रीय बाजारों पर एक नजर डाल लेते हैं। अमेरिकी फेडरल रिजर्व द्वारा बॉन्ड खरीदने की अपनी योजना में कटौती करने का फैसला लेने के बावजूद एशियाई बाजारों में आज मजबूती का रुख था। विश्लेषकों का कहना है कि विश्व के पैसिफिक क्षेत्र में फेड द्वारा रुख कड़ा करने का प्रतिकूल प्रभाव बाकी क्षेत्रों के मुकाबले अधिक पड़ेगा। जापान का निकेई सूचकांक 0.9% की बढ़त में रहा। चीन के शंघाई कॉम्पोजिट सूचकांक में 0.8% की वृद्धि दर्ज हुई। दक्षिण कोरिया का कॉस्पी 0.3% की बढ़त पर था, और हांगकांग के हैंगसेंग में 0.8% की तेजी थी। सिंगापुर का बाजार आज बंद था। इस बीच चीन के प्रॉपर्टी डेवलपर काइसा ग्रुप होल्डिंग्स लिमिटेड द्वारा एक वेल्थ मैनेजमेंट प्रोडक्ट पर पेमेंट समय पर न दे पाने से इस ऋणग्रस्त कंपनी में नकदी के संकट को लेकर चिंताएं बढ़ गईं। यूरोपीय क्षेत्र की बात करें तो दिन के कारोबार में ताजा समाचार मिलने तक यहां बढ़त का रुख दिखाई दिया। लंदन का फुटसी 0.3% की बढ़त पर था। फ्रांस के कैक और जर्मनी के डैक्स में 0.4% की वृद्धि थी। इस बीच बैंक ऑफ इंग्लैंड ने आज अपने ब्याज दरों को ज्यों का त्यों रखने का फैसला लिया। ये निवेशकों के उन अनुमानों के विपरीत है। हालांकि बैंक ऑफ इंग्लैंड ने कहा कि यदि अर्थव्यवस्था का प्रदर्शन आने वाले महीनों में आशा के अनुरूप रहता है तो उन्हें बैंक दर को 0.1% के ऐतिहासिक न्यूनतम स्तर से बढ़ाने की जरूरत पड़ सकती है। And US markets ended high yesterday with major indexes hitting record highs as the Federal Reserve said it will begin trimming its monthly bond purchases in November with plans to end them in 2022. So the Dow Jones Industrial Average rose 105 points or 0.3% to end at 36,158. The S&P 500 added 30 points or 0.7% to close at 4,661, and the Nasdaq Composite gained 162 points to 15,812. The Fed announced yesterday that it would trim its bond buying by $15 billion a week from this month, while leaving open the option to quicken or slow the pace as needed, but signaled it would stay patient before raising borrowing costs. The Fed also held to its belief that high inflation would prove transitory and likely not require a fast rise in interest rates. Meanwhile, better than expected third quarter earnings also have helped lift sentiment for equities, with about 360 companies having reported. S&P 500 earnings are expected to have climbed 40.4% in the third quarter from a year earlier, according to Refinitiv IBES.
शरद जी क्या कहेंगे, बहुत दिनों से ये स्पेकुलेशन थी कि कब टेपरिंग शुरू होगी यूएस फेड द्वारा, एंड फाइनली वो हो गई है। और जब टेपरिंग हुई है, जैसा हम दोपहर को मनी मैटर्स में बात कर रहे थे कि जो रिएक्शन है वो पॉजिटिव ही दिखाई दे रहा है शेयर बाजारों में। क्या ये ट्रेंड ही हम आगे भी देखेंगे या कुछ जब एब्जॉर्ब करेगा बाजार या जब लिक्विडिटी एक्चुअली कम होनी शुरू होगी तो बाजारों को हिट करेगा? जी, आपने बिल्कुल ठीक कहा। और जो लोग मार्केट को उतना क्लोजली फॉलो नहीं करते हैं उनको ये हैरानी होती है सुन के। आपको याद होगा एक पहले कार्यक्रम में मैंने बोला था कि जब कंपनी के रिजल्ट्स आते हैं और जब रिजल्ट अच्छे आते हैं तो उसका शेयर कई बार गिरने लग जाता है, कई बार क्या ज्यादातर गिरने लग जाता है। तो है क्या, मार्केट बहुत इमोशनल है और मार्केट बहुत आगे की सोचता है। तो ये पहले से एक्सपेक्टेड था कि ये टेपरिंग होनी है, इसकी बहुत टाइम से चर्चा चल रही थी। $15 बिलियन मैंने, मुझे याद है आज से 2 हफ्ते पहले अनुमान लगाया था कि शायद होगा, और हमने देखा कि जून तक वो इसको कंप्लीट करना चाहते हैं। वो तेज कम कर दें वो अलग बात है, पर अगर 15-15 हर माह हुआ तो ये जून तक जाके समाप्त हो जाएगा। और क्योंकि वो 120 जुड़ जाता है अगर आप उसको मैथमेटिकली जोड़े तो मार्केट बहुत पहले से डिस्काउंट कर लेता है। तो मार्केट के जो ट्रेडर्स हैं अमेरिका में और जो इन्वेस्टर्स हैं उनको पहले से अंदाजा था कि ये तो होना ही होना है। ये तो आप इसको अनलिमिटेड लिक्विडिटी आप किसी भी अर्थव्यवस्था में डालेंगे तो वो उल्टा नुकसान कर, और हमने देखा वो नुकसान पहुंचाने लगी थी। और कैसे नुकसान पहुंचाने लगी थी कि आपको इन्फ्लेशन वहां पर, क्योंकि ज्यादा पैसा कम सामान को चेस करने लग जाता है, ये इन्फ्लेशन का एक नियम है। तो इन्फ्लेशन बढ़ने लग गई थी तो उसको उनको रोकना था, तो अब उन्होंने टेपरिंग शुरू करी है। आगे की जो रहेगी मुझे लग रहा है अब मेरिट्स पे अर्थव्यवस्थाओं को चलना पड़ेगा। सरकारों ने जो स्टिमुलस दिए थे, भारत सरकार हो चाहे अमेरिका की सरकार हो चाहे यूके की सरकार हो, कहीं की भी हो, और एक और वजह थी कि मार्केट ने इसको पॉजिटिवली लिया कि जो इंटरेस्ट रेट्स थे वो 0 और 0.25% के बीच में उसको मेंटेन किया गया, उसको नहीं छेड़ा गया है। तो मुझे लग रहा है कि निवेशकों को, ट्रेडर्स को अमेरिका में ये एक राहत भी मिली कि कम से कम इंटरेस्ट नहीं छेड़ा गया। इंटरेस्ट में अभी सरकार का स्टैंड वही बना हुआ है। और जहां तक बात बॉन्ड टेपरिंग की है, वो पहले से उनको अनुमान था। तो मार्केट पहले से, आपने पीछे जो करेक्शंस देखी थी, जो अभी पीछे हाल में हफ्ते 10 दिन में जो करेक्शन देखी है, अगर मैं ये बात स्पष्ट तरीके से कहूं तो ये जो करेक्शन थी ये इस टेपरिंग के अनुमान में कुछ हद तक थी। तो अब जब टेपरिंग हुई तो टैंट्रम का कोई डर तो नहीं है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। बस ये लगता है उनको बोझ अब सिर पे से उतर गया तो अब खुल के ट्रेडिंग करो। तो इसलिए आपने कल शाम को जो देखी तेजी, हमारी अगला दिन होता है उनकी शाम होती है, तो वो इस वजह से आई। और मुझे लग रहा है आगे अब फंडामेंटल्स पे काम चलेगा। स्टिमुलस जैसे जैसे हटेगा, जो सामान्य अर्थव्यवस्थाएं चलती हैं उनको अपने अनुरूप चलकर और मार्केट को उसी हिसाब से चलना पड़ेगा। कंपनी के रिजल्ट डिसाइड करेंगे, जो पहले होता था। ये कोरोना का जो काल था ये जरा एबनॉर्मल काल था, अजीबोगरीब था। इसमें अजीबोगरीब चीजें होती रही, सरकारों ने अजीबोगरीब निर्णय लेने पड़े, स्टिमुलस देना पड़ा। अब सामान्य के बाद सामान्य ही स्टॉक मार्केट चलेगा, ऊपर नीचे असामान्य की उम्मीद कोई भी ना रखे। जी। Talking of China market, Kaisa Group in China seems to be giving another scare like Evergrande. Yes. So what do you think? I mean, what is happening there one after the other? These real estate companies coming to defaults. I think China has now started to feel the pain of the world getting, I would say, not a very positive feel from the country. Now is the time when China has started feeling, and how? Because there is a financial crisis in China which is brewing up right now, and the financial sector was already under pressure, and that crisis is now showing up on real estate, which is one of the biggest industries in China. Millions and millions of houses constructed by Evergrande and Kaisa Group now. There are more, in fact, in the pipeline. So they are not able to sell those houses. There was a bit of a bubble which had built up. Now those houses cannot be sold. Therefore, these companies cannot repay their debts. And because of that, the prices had risen abnormally. There was an abnormal rise in the last few years. I think China is now feeling the pain of whether it has willfully or willfully inflicted this, the virus on the world, and with the companies and the investments pulling out from China. I think that is causing the financial crisis in China, and the Chinese government is now at loggerheads, and they don't know what to do. They don't know how to handle this.
I think China will have to go through very difficult times in the near future. So शरद जी, ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है जो अभी आप चाइना की आपने बात की, रियल एस्टेट सेक्टर की। बाकी अगर हम देखें मैक्रोज भारत के जो हाल में आए हैं वो बहुत ही उत्साहजनक हैं। जीएसटी कलेक्शंस को हम देखें और अगर हम सर्विसेज के पीएमआई को देखें, वो 10 ईयर हाई पे पहुंच गया है, 58 को क्रॉस कर गया है। मैन्युफैक्चरिंग पीएमआई एट 55.9, एक्सपोर्ट्स क्रॉसिंग 40%। सो ये सारे जो इतने उत्साहजनक आ रहे हैं इंडिकेटर्स इकोनॉमिक ग्रोथ के, इस पूरे सिनेरियो में आपको लगता है कि कोई ऐसी चीजें हैं जो कहेगी रेड फ्लैग्स हैं जहां शायद कुछ प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है? प्रेशर पॉइंट्स क्या है? जी हाँ, देखिए, क्योंकि हम जब मार्केट की बात करते हैं तो मार्केट बहुत सारी चीजों पर रिएक्ट करता है। अब चाइना की आपने बात करें, अगर ये चाइना की क्राइसिस बढ़ती है, एक ये रेड फ्लैग बन जाएगा। दूसरा, जो क्रूड ऑयल की प्राइसेस हैं, अभी भारत सरकार ने कल निर्णय लिया उसको एक्साइज ड्यूटी कट करने का, और एक्साइज ड्यूटी जब कट हुई तो लोगों को राहत जरूर मिली, पर ये हमारी एक घरेलू दवाई की गोली दी गई है। जिस तरह अगर आप इंटरनेशनली लें तो आज भी $84-85 पे ब्रेंट क्रूड चल रहा है, और ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है कि सर्दियों में नॉर्मली हमने देखा क्रूड हार्ड हो जाता है, क्रूड की प्राइस बढ़ती है। अगर ये $100 तक पहुंचता है, जैसे कि इराक के एक मिनिस्टर ने वक्तव्य दिया था, तो फिर ये भारत के लिए समस्या खड़ी हो जाएगी, क्योंकि आपका इंपोर्ट बिल बढ़ जाएगा, रुपया प्रेशर में आ जाएगा। तो एक्सटर्नल फैक्टर्स मैं मानता हूं सोनू के अभी रेड फ्लैग के रूप में हमको सामना करना पड़ सकता है। और अगर हम घरेलू तौर पे हम देखें तो जो आपने रिकवरी की बात करी, वो रिकवरी पीएमआई का आपने बिल्कुल ठीक कहा, जीएसटी का आपने बिल्कुल ठीक कहा, पर कुछ चीजें अभी ऐसी हैं जैसे एम्प्लॉयमेंट फ्रंट पे अभी नौकरियां उस रफ्तार से, पहले वाली रफ्तार पे धीरे धीरे आ रही है, पर उस रफ्तार से अभी नहीं बढ़ रही हैं। तो मुझे लग रहा है अभी लोकल डोमेस्टिक चैलेंजेस है, पर इस समय इंटरनेशनल रेड फ्लैग्स, अगर मैं आपकी ही लैंग्वेज में बोलूं, इंटरनेशनल रेड फ्लैग ज्यादा भारत के लिए खड़े हो सकते हैं, जो कि भारत के लिए एक चैलेंज बन सकते हैं। So now news related to oil and petrol and diesel. The latest excise duty cuts on diesel and petrol will cost 45,000 crore rupees and lead to a 0.3 percentage point widening on the center's fiscal deficit. Japanese brokerage firm Nomura said today. Going by the overall consumption, the cost of the move for the entire fiscal will come at 1 lakh crore rupees or 0.45% of GDP, economists at the Nomura said in its report. The brokerage said it now expects the fiscal deficit to come at 6.5% as against the earlier expectation of 6.2%, and underlined that it will still be lower than the budgeted 6.8% of the target. क्या कहेंगे आप, इन्फ्लेशन अभी कितना बड़ा एक खतरा है? ये हम देख रहे हैं कि ऑयल प्राइसेस, जैसे आपने भी कहा, जिसके कारण ही डीजल और पेट्रोल के हमारे डोमेस्टिक प्राइसेस भी हाई हैं। इन्फ्लेशन का जो सिचुएशन है वो आगे चलकर क्या आप देखते हैं कैसे पैन आउट करेगी? और जो टाइटनिंग शुरू हुई है, यूएस फेड से टाइटनिंग शुरू हुई है, रिजर्व बैंक ऑफ ऑस्ट्रेलिया ने भी इंडिकेशंस दिए हैं, क्या लगता है आपको आरबीआई का क्या रुख रहेगा? मुझे लग रहा है सोनू कि इन्फ्लेशन आगे जाके कूल डाउन होना चाहिए। क्यों कूल डाउन होना चाहिए? क्योंकि जो लिक्विडिटी एक्सेसिव थी बाजार में, उसको वापस लेने का ओपन मार्केट ऑपरेशंस आरबीआई करता है। आरबीआई रिवर्स रेपो रेट पे भी छेड़खानी आगे हो सकता है कुछ करना चाहे, जिससे कि लिक्विडिटी थोड़ी, जब लिक्विडिटी कम होती है तो इन्फ्लेशन आपकी कंट्रोल में आती है। और जैसे जैसे ये जो सप्लाई चेन की डिसरप्शन है, वो सप्लाई चेन की डिसरप्शन जैसे जैसे हटेगी, जैसे जैसे जो सप्लाई चेन नॉर्मलाइज होगी, तो आप देखेंगे कि इन्फ्लेशन कंट्रोल में आएगा। और अब तो जो भारत सरकार ने निर्णय लिया है, जिसका हम 45,000 करोड़ का सरकार को डेंट लगेगा इसका एक्साइज की वजह से, तो उसकी वजह से भी, क्योंकि डीजल का जो कैस्केडिंग इफेक्ट, सरकार को इस बात से संवेदनशील थी कि डीजल और पेट्रोल की वजह से जो कीमतें बढ़, बहुत बड़ा स्टिमुलस है जो दिया। जी हाँ, बिल्कुल बहुत बड़ा है। और क्योंकि ये तो छोटी से एक सुई से लेके और एक बड़ी से बड़ी एक ट्रक खरीदने तक आपको इसका असर हो रहा था, क्योंकि हर चीज को आवाजाही चाहिए, हर चीज को ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट है ये। और मैंने देखा कि कुछ लोग इसका फायदा उठा रहे थे, कुछ जो मिडिलमैन थे वो कॉस्ट फटाफट, अब तो डीजल महंगा, आप दुकान पे जाइए देखिए, सब्जी लेने जाइए, वो कहता था देखिए मैडम डीजल का क्या भाव हो गया है। वो तो आपको डीजल एक ऐसा बहाना बन गया था कि उसके आड़ में लोग गलत तरीके से कीमतें भी बढ़ाई जा रही थी, होर्डिंग भी करी जा रही थी। तो मुझे लग रहा है कि सरकार के इस निर्णय के बाद उन लोगों को अब परेशानी होने वाली है और उनको अब सच का सामना करना पड़ेगा और कीमतें अपने, मुझे लग रहा है कि आने वाले 2-3 महीने में इन्फ्लेशन कूल डाउन भारत में होना चाहिए।
So do you think with the fiscal deficit very well within the budgeted estimates, do you think the government may go for further cuts in the excise duty of petrol and diesel? Well, I think, because the global market is still not easing. Yeah, I think there are two phases of the fuel price cut. One is the excise, and we saw that soon as the central government took the decision to cut excise, lot of states followed suit. So there is a large VAT component also in these fuel prices. So I think the states will also come forward. They've already come forward, and I feel more states will come forward now and reciprocate this stance taken by the central government by cutting the VAT. So if that happens, we might see further softening. But having said that, the rider to all of this is because the international prices are not in either state or central government's control. If they rise to $100, I think that will be a catch-22 situation and a challenge for the government, because after having cut this much, they will have to then go back to that 30-35 paisa per day increase. I think that is what is counting on the minds of the economists and also counting on the minds of some of the knowledgeable consumers who know that international prices can still dominate the price being charged locally. आइए अब लेते हैं अगली खबर। डिजिटल भुगतान कंपनी पेटीएम की पेरेंट कंपनी 197 कम्युनिकेशंस ने 18,300 करोड़ रुपए के अपने प्राथमिक सार्वजनिक निर्गम आईपीओ से पहले 122 एंकर निवेशकों से 8,235 करोड़ रुपए की राशि जुटाई है। शेयर बाजारों से उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार कंपनी ने 2,150 रुपए प्रति शेयर के मूल्य पर 3,83,02,326 इक्विटी शेयर जारी किए हैं। ब्रीफली क्या हम कह सकते हैं कि शेयर बाजार दो हिस्सों में बंट गया है, एक आईपीओ मार्केट और एक सेकेंडरी मार्केट, एंड दे आर कंपीटिंग फॉर द इन्वेस्टर्स फंड्स? सोनू, इसको हम दो हिस्से तो नहीं, हम एक दूसरे के पूरक कह सकते हैं अगर हम और दूसरे, क्योंकि आप जब आईपीओ के बाद फौरन आपको शेयर बाजार में तो छलांग लगानी पड़ती है, लिस्टिंग करेंगे तभी इसी, और 31,000 करोड़ के आईपीओ अगले 2 हफ्ते में लाइंड अप है। अगर आप OnePlus का भी ऐड कर ले, मुझे लग रहा है बहुत बड़ा इंटेक। और ये नतीजा किस चीज का है? नतीजा है जो शेयर मार्केट में एकदम से उछाल पिछले 1.5 साल में आया है, तो ये करेक्शन भी उसमें मायने नहीं रखता। आप सोचिए अगर कोई चीज डबल हो जाती है, उसमें 5% 2% करेक्शन हो भी जाती है, तो वो उल्टा हेल्दी मानी जाती है कई बार। तो इसलिए आईपीओ में कोई सेंध नहीं लगने वाली है। आईपीओ पूरे जोर शोर से आगे बढ़ रहे हैं और लोग भी उसमें, आप देख रहे हैं, कई गुना पार्टिसिपेट कर रहे हैं। लोग उसमें बाकायदा पैसा लगा रहे हैं। कुछ लोग लगा के जैसी लिस्टिंग होती है बाहर निकल जाते हैं, और कुछ लोग उसमें जुड़े रहते हैं, उसको वेट करते हैं, लंबी अवधि के लिए इन्वेस्ट करते हैं। बहुत तरीके के निवेशक आईपीओ में आ रहे हैं। पहले निवेशक होते थे आईपीओ लेके भूल जाते थे कई 6 महीने, 2 साल, 3 साल तक। अब तो वो लिस्टिंग का वेट, जिस दिन लिस्टिंग होती है घंटी बजती है, सबसे पहले बेचने वालों में बहुत सारे लोग होते हैं। तो मुझे लग रहा है आईपीओ की भी जो एप्लीकेंट्स की कॉम्पोजिशन है वो भी बहुत चेंज होके नए तरीके से आ रही है, और यही कंपनीज को बढ़ावा दे रही हैं कि अब दिल खोल के मार्केट से पैसा बटोर लेना चाहिए। और अब तो क्योंकि सेबी बीच में है, मुझे नहीं लगता, पहले सुनते थे हम कंपनी आई वो पैसा लेके भाग गई और उसका शेयर लिस्ट ही नहीं हुआ, पर अब आपको ऐसे केसेस ना के बराबर दिखाई देंगे। डू यू रेकमेंड इन्वेस्टर्स टू इन्वेस्ट इन पेटीएम? Well, do you want to take it? I will not like to endorse, Kamal, any particular company or IPO in this show. I think which is also a norm of the show. But generally, while evaluating an IPO, you must always see the track record. You must see the balance sheet. You must see who the promoters are. Most importantly, you must see the future of the company. How's the outlook of the company? How's the outlook of the sector? I think those are 4-5 parameters on which any IPO should be valued. So I would rather not like to favor or be against any particular company. Global crude oil prices rose today, lifted by expectations that OPEC and its allies will stick to slow output increases despite calls from the United States and large importers for additional supply to cool prices. So Brent crude oil futures climbed 94 cents to trade at $82.93 a barrel. US crude futures rose 62 cents to $81.48 a barrel. Meanwhile, the Organization of Petroleum Exporting Countries and allies, including Russia, meets later today and is expected to reconfirm plans to keep monthly supply increases at 400,000 barrels per day. कार्यक्रम का समय समाप्त हो रहा है, तो हमें चर्चा को भी यहीं समाप्त करना होगा। शरद जी, आप आए, हमारे मार्केट मंत्र के श्रोताओं को इतनी बहुमूल्य जानकारी दी, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया। थैंक यू सोनू, थैंक यू कमल, एंड फिर एक बार श्रोताओं को शुभ दीपावली।
At the stock market, Sensex climbs 368 points soon after the opening of Muhurat session of the new Samvat. Nifty advances 107 points. Global stock markets hold firm despite US Fed's decision to begin trimming its bond buying program this month and excise duty cuts on diesel and petrol to cost the government 45,000 crore rupees this fiscal, says brokerage firm Nomura. And that's it in this edition of Market Mantra. Namaskar. Market Mantra. Market Mantra.